सबसे पहले इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 1, हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 1848, 1868, 1871 या फिर 1888 में। तो सही उत्तर है दोस्तों गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न के संबंध में कुछ अन्य तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान था। इसने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किया था और इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था जो कि 1839 में प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ और इस ग्रंथ का जो द्वितीय संस्करण था इसका प्रकाशन 1871 में हुआ था, जो 3 भागों में विभक्त हो गया था। तो याद रखिएगा, गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का पहला प्रयास या पहला ग्रंथ कहा जाता है, फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई है हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसा द तासी थे। इसका पहला जो संस्करण था ये पहली बार 1839 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, और इसका द्वितीय संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। गारसा द तासी का जो इतिहास ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं, इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राचीन साहित्यिक अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्ण क्रम में है और इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इन हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है। तो याद रखिएगा, गारसा द तासी के ग्रंथ द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है। और हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों में आप देख सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, और मिश्र बंधु विनोद का, दोस्तों मिश्र बंधु विनोद जो है ये मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, मिश्र बंधु विनोद। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो आप जानते हैं सबसे जो सटीक उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया था और ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम के अनुसार दिया गया है। इसका पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था और इसका दूसरा संस्करण 1871 में 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों 1888 में, देखिए 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय और साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1889 में हुआ था, जबकि ये मान्यता है कि 1888 में इसका प्रकाशन हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो आप जानते हैं फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो सही उत्तर है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो शुरुआत था वो सबसे पहले फ्रेंच भाषा में हुआ था और फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी किसके विद्वान थे? तो सही उत्तर है, गारसा द तासी फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? देखिए, शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, तस्किराए शुअरा हिंदी या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो देखिए दोस्तों, कालक्रम के अनुसार पूछा गया है, तो कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था और इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ये हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, लेकिन ये कालक्रम के अनुसार नहीं बल्कि कवियों और जो लेखक थे उनका वर्णक्रम के अनुसार लेखन किया गया है। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी की कृति है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो सही उत्तर ऑप्शन ए जोशुआ केटलर। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी और डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय भी दिया है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण लिखा। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी में, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में और हिंदी शब्द अनुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? तो आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो कालों का नामकरण है वो युग की प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण युग की प्रवृत्ति रही है और इन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण करते हुए उसे 4 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया था? तो आप जानते हैं हिंदी शब्द सागर
देखिए, हिंदी शब्द सागर जो कि नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित थी, उसकी भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से अपना हिंदी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखा, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस ग्रंथ का नाम जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, और बाद में इसको हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था? तो ये ग्रंथ था दोस्तों रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले छपा था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है, इसका प्रकाशन याद रखिएगा 1929 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? ऑप्शन देखिए, विधेयवादी, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या समाजशास्त्री। तो सही उत्तर ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति। दोस्तों, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है और इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों और कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। याद रखिएगा, 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था और इसमें देखिए ऑप्शन में कोई भी सन आपका सही नहीं है। 1883 सही उत्तर है। और शिव सिंह सरोज ने दोस्तों, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ लिखा। इसमें लगभग 838 कवि, लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। विकल्प में कोई भी उत्तर 1883 नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा शिव सिंह सरोज का रचनाकाल 1883 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है पादरी एडविन ग्रिप्स। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। पादरी एफ.ई. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अगला प्रश्न देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा एडविन ग्रिप्स, ये एक पादरी थे। इन्होंने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो सही उत्तर है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था और किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में थे। गुप्त जी को बिंध्य गौरव से सम्मानित किया गया। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी और किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है।
अगला प्रश्न है, देखिए इसी से संबंधित है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। तो सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रियर्सन की कृति है और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने देखिए हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। तो इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखक का नाम क्या है। तो सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के जो है देखा जाए तो जो कालक्रमानुसार जो इतिहास ग्रंथ है उसको द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से किया है और इसमें इन्होंने काल विभाजन का भी प्रयास किया है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं। तो आप जानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है और देखिए काल विभाजन में इन्होंने ग्रियर्सन ने अपनी कृति में चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल 1580 से 1692, तुलसी के अन्य परिवर्ती 1600 से 1700, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, इन नामों से काल विभाजन करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध या श्याम सुंदर दास। तो सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो ये हैं मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखकों के नाम क्या हैं। तो याद रखिएगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधु के नाम से विख्यात हैं। 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, और मिश्र बंधु विनोद नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इनके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। ये 4 भागों में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो 1934 में। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। तो याद रखिएगा मिश्र बंधु विनोद ये 4 भागों में प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी निर्धारित की थी। तो याद रखिएगा संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 ईस्वी तक जो है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी। और आप देख लीजिए मिश्र बंधुओं पंडित श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र की पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में जो काल विभाजन किया गया है उसमें पहला आरंभिक काल, इसमें पहला जो है आरंभिक काल में क पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, दूसरा है उत्तर आरंभिक काल 1343 से 1444 विक्रमी संवत, दूसरा माध्यमिक काल है, इसमें पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। इसके अलावा अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत रहा। चौथा अज्ञात काल रहा। पांचवा परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल को इन्होंने 2 भागों में 1890 से 1925 विक्रम संवत और दूसरा 1926 विक्रम संवत से अब तक विभाजित किया है। दोस्तों आरंभिक काल को आदिकाल, माध्यमिक काल को भक्तिकाल, अलंकृत काल को रीतिकाल और परिवर्तन काल को आधुनिक काल कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न इनमें से
किस कवि को स्थान नहीं मिला है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके मतीराम, देव, जायसी और सूर। तो सही उत्तर है जायसी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जायसी को हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं मिला है। आप देख सकते हैं हिंदी नवरत्न में 9 कवियों का वर्णन किया गया है। आप हिंदी नवरत्न ग्रंथ में वर्णित नवरत्न तुलसी, सूर और देव ये बृहत त्रयी के अंतर्गत आते हैं। बिहारी भूषण और केशव मध्य त्रयी में, और मतीराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र ये लघु त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और ये मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में 9 कवि हैं जिनमें मतीराम, देव और सूर को स्थान दिया गया है, जबकि जायसी का स्थान इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है। इसमें देखिए सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और केशवदास। तो मलिक मोहम्मद जायसी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया था। तो याद करने वाली चीज़ है 1868 से 1893। दोस्तों 1868 से 1893 ईस्वी विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक प्रथम उत्थान का समय, और द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 तक विक्रम संवत 1950 से 1975 तक का समय किया है। और शुक्ल जी का कहना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है। तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत, ये जो है अगर जो सन के रूप में देखें तो 1868 से 1893 प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। तो उत्तर है 1893 से 1918 ईस्वी, या इसको अगर जो हम कहें विक्रम संवत 1950 से विक्रम संवत 1975 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो सही उत्तर है दोस्तों विक्रम संवत 1050 से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से माना है, और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। ये जो काल विभाजन है इसको आप देख लीजिए। आदिकाल या वीर गाथा काल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ये विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी। भक्ति काल, ये विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। और रीतिकाल, ये विक्रम संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल या गद्य काल विक्रम संवत 1984 विक्रम संवत तक आचार्य शुक्ल का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युग की प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन किया है, और उस समय वीरगाथा काल या वीर गाथात्मक काव्य की अधिकता के कारण इसका नाम वीरगाथा काल रखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसको कि वो वीरगाथा काल कहते हैं, उसका विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक इन इतिहास ग्रंथों की भी रचना की है। तो तीनों ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव
उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तकों का सुमेलन करना है। इसमें देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो देखिए 4, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये 1986 में प्रकाशित डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नहीं बल्कि साहित्य का इतिहास दर्शन, केवल साहित्य का इतिहास दर्शन जो है ये नलिन विलोचन शर्मा की कृति है, साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक किसी ने नहीं लिखी है, तो इसको आप बाहर कर दीजिए, स्टार कर दीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को उच्चतर शिक्षा आयोग ने अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। और आप देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की कृति है और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 1893 में दोस्तों काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने किया था। नागरी प्रचारी सभा हिंदी भाषा और साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है और हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है और यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था और इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो याद रखिएगा, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 यानी 1893 में की गई थी। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा और डॉक्टर शिव कुमार सिंह। तो देखिए, रामचंद्र वर्मा नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न फिर यही पूछा है कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1893 यानी 1893 में। ये प्रश्न कई बार पूछा है तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा द्वारा किया गया था और इस ग्रंथ की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? तो सही उत्तर है, नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास का प्रकाशन किया गया था। और आप देखिए 1893 में काशी नागरी प्रचारी सभा की ओर से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनी, लेकिन इसके 16 खंड ही प्रकाशित हुए थे। प्रथम जो भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजवली पांडे, द्वितीय भाग हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा भाग भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी, पांचवा भाग भक्तिकाल सगुण भक्ति चंद्रवली पांडे, छठवां भाग श्रृंगार काल रीतिबद्ध डॉक्टर नागेंद्र, सप्तम भाग श्रृंगार काल रीति मुक्त पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अष्टम भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, नवम भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दसवां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल काव्य ये नंद दुरारे वाजपेयी, एकादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल ये नाटक में जगदीश चंद्र माथुर, 12वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास कथा तथा आख्यायिका डॉक्टर कृष्णलाल, 13वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल समालोचना तथा निबंध डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु,
14वां भाग आप देखिए हिंदी साहित्य का अद्यतन काल रामावत द्विवेदी। 15वां भाग हिंदी शास्त्र तथा विज्ञान डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। और 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य राहुल सांकृत्यायन इसके प्रकाशकों में रहे हैं, इसके संपादकों में रहे हैं। तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ये दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तिथि है 10 जुलाई 1800। देखिए दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो आप जानते हैं 1800 ईस्वी में। और देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज और प्रवाहमयी भाषा या फिर किस्सागोई? तो सही उत्तर है पूर्वीपन। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद अब भोजपुर जिले के ध्रुवडीहा गांव के साकल द्वीपी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला इन तीनों का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। दोस्तों, आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वो खड़ी बोली गद्य है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियां हैं, नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती 1803 में और रामचरित्र 1806 में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बारे में दूसरे स्थान पर, इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरे स्थान पर सदल मिश्र को रखा है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन और फारसी का प्रभाव है। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है और इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी और फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने लल्लू लाल और शाहाबाद भोजपुर के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आप जानते हैं प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं दोस्तों? तो सही उत्तर है रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशा अल्लाह खां हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम उदयभान चरित भी है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो आप जानते हैं इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो सही उत्तर है देखिए सदल मिश्र। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो सही उत्तर है दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे लल्लू लाल। और अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। आप देखिए दोस्तों, सदल मिश्र जो हैं, सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा का वर्णन किया है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं और इनकी 2 कृतियां हैं, नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र।
अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कि सदल मिश्र दोस्तों नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ये प्रश्न आपको ज़बानी याद होने चाहिए क्योंकि ये प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है और इसको चंद्रावती भी कहा जाता है। नासिकेतोपाख्यान 1803 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो आपने पढ़ा है अभी उदयभान चरित इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं इंशा अल्लाह खां देखिए उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुख सागर की रचना किसने की है? तो सही उत्तर है सुख सागर के रचनाकार सदा सुखलाल थे। सुख सागर का विषय क्या है? तो आप जानते हैं कि सुख सागर का विषय दोस्तों विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं और डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि मुंशी सदा सुखराय निशार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख सभी इतिहास ग्रंथों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक से किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, बल्कि सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी दो अन्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं, सुरासुर निर्णय और देखिए वार्तिक यानी बाबा दयालुदास के ध्रुव पदों पर भाष्य। लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है? तो सही उत्तर है लल्लू लाल द्वारा रचित ग्रंथ शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी। ये सभी ग्रंथ लल्लू लाल के रचनाकार इसके हैं, लेकिन इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्रेम सागर से मिली है और इनके अन्य ग्रंथों में राजनीति, सब विलास, लाल चंद्रिका, माधव विलास ये ब्रज भाषा व्याकरण हैं और लल्लू लाल को सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रेम सागर नामक ग्रंथ से मिली है। अगला प्रश्न है उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? तो सही उत्तर है लल्लू लाल। दोस्तों लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। इनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर है, जिसमें प्रारंभिक खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं। लल्लू लाल कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी पद पर कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। देखिए भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ विक्रम संवत 1798 या सन 1741 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है और इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर याद रखिएगा राम प्रसाद निरंजनी योग वशिष्ठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन देखिए प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दूहा या आशी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी नासिकेतोपाख्यान। दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक 1623 में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ रहे। वहां सदल मिश्र ने 1803 में नासिकेतोपाख्यान की रचना की और 1810 में लल्लू लाल ने प्रेम सागर यानी श्रीमद् भगवत पुराण के दसम स्कंद की खड़ी बोली का रूपांतरण किया। इसलिए आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर देखिए ऑप्शन ए माना था प्रेम सागर को, लेकिन बाद में बी माना गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली की पहली रचना जो है ये है नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था आपको बताना है। तो सही उत्तर है सदल मिश्र। देखिए ऑप्शन ए सदल मिश्र ने सबसे पहले खड़ी बोली शब्द में खड़ी शब्द का प्रयोग किया है। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली के गद्य का लेखन किया।
फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली का नामकरण का श्रेय जॉन गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को दिया जाता है और 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर है खड़ी बोली शब्द का पहला प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? तो ये हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दो हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात रचनाकार हैं। अगर इनकी विशेषताओं पर देखें तो फारसी पढ़े लिखे लोगों को जनभाषा को फारसी शब्दों को बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे। इनकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो दिए गए विकल्पों में लल्लू लाल आपके हिंदी के प्रथम गद्यकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह या फिर राजा हरराज सिंह। तो सही उत्तर ऑप्शन बी राजा नल। ढोला मारूरा दूहा ढोला नामक राजकुमार और माखड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का काव्य है जिसमें ढोला के पिता का नाम राजा नल है और इस काव्य के मूल कवि कल्लोल हैं और कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखिए रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन है महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या जैन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी वज्रयानी सिद्ध। और ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2021 जो लेटेस्ट परीक्षा हुई है उसमें हिंदी विषय में ये प्रश्न पूछा गया है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध आदिकालीन वज्रयानी सिद्ध से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास में लिखते हैं कि गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। तो याद रखिएगा रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ हिंदी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन। इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।